हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वाइश आई एस। माई सेल्फ मिल्सी। और इस वाले वीडियो से हम क्लास 10 की हिस्ट्री एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे चैप्टर 1 के बारे में हम जानेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। क्लास 9th में भी हमने इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड ऑल। तो वहाँ से आप बस आप इतना समझ लो, जो क्लास 9th में दे रखा था ना, यहाँ पे उसको और एलेबोरेट वे में दिया है। ठीक है, एकदम डिटेल में तो नहीं दिया है, खैर जितना दिया है मैं पूरा कोशिश करूँगी कि वो सब आपको पता चले, बट इट्स ओके। देखो, अच्छा वर्ल्ड हिस्ट्री ना कोई पढ़ता वढ़ता है नहीं, पहले सब अवॉइड कर देते हैं, दोबारा फिर यहीं पे इसी वीडियो पे आते हैं। मैंने देखा है ये। तो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो। नहीं पढ़ो कि आपका नुकसान होगा, हमारा कुछ नहीं जाएगा। तो यहाँ से बेसिक्स क्लियर हो जानी है। आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा है एक दो वीडियो में कि जो हमारा पहला लेक्चर होगा वो इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा। देखना है देखो, नहीं देखना कोई बात नहीं, स्किप कर दो, वापस देखने आओगे मुझे पता है। बात करेंगे इस वाले वीडियो में इस पेंटिंग के बारे में। ये पेंटिंग अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंस है उस पेंटिंग का। 1848 में फ्रेडरिक सोरू ने एक, ये फ्रेंच आर्टिस्ट रह चुके हैं ये एट दैट टाइम। 1848 के टाइम पे बहुत बड़े फ्रेंच आर्टिस्ट थे ये। इन्होंने ना एक सीरीज़ बनाई थी अपने मतलब इनके दिमाग में ना ये था कि या तो कोई ऐसा वर्ल्ड होगा, मतलब इनका ये ड्रीम था कि हाँ काश कोई ऐसा वर्ल्ड होता। और ये इमेजिनेशन में ये सोचते थे कि हाँ ऐसा कोई वर्ल्ड है जो एग्जिस्ट करता है, जो बिल्कुल मैं जैसा सोचता हूँ वैसा ही है। तो उसको उन्होंने विजुअलाइज करके अपने यूटोपियन विजन मीन्स इमेजिनरी, जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करता हो, तो इन्होंने विजुअलाइज करके उसे एक पेंटिंग में उतार दिया। तो इस पेंटिंग को देख के लोग बोलते हैं कि इनको ऐसा लगा होगा कि या तो कोई ऐसा वर्ल्ड आने वाला है, मतलब वर्ल्ड में कुछ ऐसा होने वाला है। बेसिकली ऐसा कुछ लगा वगा नहीं था, इनका खुद का ये ड्रीम था कि हाँ जो जो वर्ल्ड होता है, जो सोसाइटी होती है वो ऐसी होती है, ठीक है, और ऐसा होना चाहिए। तो इनका ड्रीम था। तो ये अकेले तो कंप्लीट कर पाते हैं नहीं, अकेले फुलफिल कहाँ ही कर पाएंगे। तो इन्होंने एक पेंटिंग में उसको उतार दिया। तो ये अपने पेंटिंग में कहते हैं कि हो सकता है इनका ये भी ड्रीम होगा कि आगे आने वाला वर्ल्ड ऐसा होगा, या फिर इनको लगा होगा कि एक टाइम आएगा। एक होता है ना ऑप्टिमिस्ट, जो लोग होते हैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक वे में सोचते हैं हर चीज़ों को, तो वही थे। तो इनको लगा होगा कि भविष्य में ऐसा तो कोई एक दुनिया बनेगी जहाँ पे डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक होगा। मतलब ये जो वो वर्ल्ड होगी वो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होगी, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक पे, ठीक है, जिसको उन्होंने यही नाम दिया था, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। इसके फर्स्ट प्रिंट की बात करो ना आप, देखो मैं इस वाले पिक को समझाती हूँ। इसका जो फर्स्ट प्रिंट है वो ये शो कर रहा है कि जो लोग हैं यूरोप और अमेरिका के, वो आ रहे हैं, जितने भी मेन एंड वेमेन हैं, सारे एजेस के, सारे क्लासेस के, कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। वो मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन। आप जब बुक खोलोगे ना, आपके बुक में पता नहीं कौन से हैवी लाइन्स में दे रखी है, तो बुक में मत पढ़ना। ये जो जिगजैग वे का शेप ये बन रहा है ना ऐसे, ये वाला, तो इनको ये जस्ट अ मिनट, हाँ, तो इसको ये बोला है मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन, तो बुक में मत पढ़ना, यहीं से सब समझ लो समरी, ओके। तो ये कहते हैं कि यूरोप और अमेरिका के जितने भी मेन एंड वेमेन हैं वो आ रहे हैं, ठीक है। वो बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, और वो जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसके थ्रू जाएंगे, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को होमेज देते हुए। और जो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, ये जो वाइट कलर का है, एक्चुअली ये कान है, ये की है। एट दैट टाइम, अभी तो ऐसा नहीं दिखता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, बट हाँ उस टाइम इनके यूरोपियन विजन में यही था कि जो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसको ये लोग फीमेल फिगर से डिनोट करे थे। ये लोग नहीं, ये बेसिकली ये फ्रेडरिक सोरू जो भी नाम है इनका, तो उसको इन्होंने फीमेल फिगर से डिनोट करा था। आप यहाँ देखोगे इनके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है कि आप भाई अब कोई भी बुरी राज नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये देखो। और दूसरे हाथ में ये है जो चार्टर होता है ना राइट्स ऑफ मैन के, ठीक है। एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है, दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन है। कहने का सिंपल सा ये मतलब है कि वो इस पेंटिंग से ये बताना चाह रहे हैं कि एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे जितने मेन एंड वुमेन हैं, जितने भी कंट्रीज़ के, वो सब एक साथ आएंगे, जिनमें कोई भी सोशल डिफरेंस नहीं होगा, जिसमें एज डिफरेंस नहीं होगा, कोई भी भेदभाव नहीं करेगा कि कोई किसी को लोअर कास्ट का या फिर नोबिलिटी, जैसे मैंने बताया था ना पिछले वाले क्लास में, क्लास 9th का जब मैं करवा रही थी, तो वहाँ पे क्लर्जी, नोबिलिटी, पोप, चर्च वगैरह जितने भी लोग थे, क्या ही डिफ्रेंशिएट वहाँ पे करते थे एक दूसरे को, ठीक है। और नीचे दिखाते थे, टॉर्चर करते थे पेरेंट्स वगैरह को। तो ये कह रहे हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे जितने भी सोशल क्लास वहाँ पे है, जितने भी लोग हैं, वो सब लोग एक साथ आएंगे, उनको रोकने वाला कोई नहीं होगा। और वो ऐसी ही मतलब यूनिटी की फीलिंग के साथ में आएंगे। वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी, अच्छा स्टैचू ऑफ लिबर्टी को फीमेल फिगर से क्यों डिनोट करा है? जस्ट बिकॉज कि फीमेल का इंपॉर्टेंस रहा है, क्योंकि एट दैट टाइम मैंने आपको बताया था वेमेन को ना वोटिंग राइट्स थी ना कुछ टाइम के लिए वोटिंग राइट्स मिली भी, उसके बाद फिर से वो बंद हो गई।
तो कहने का ये मतलब है इनका कि जब तक जो विमेन है वहाँ की, जब तक वो ओपनली बाहर नहीं आएगी, वो खुद को सेफ़ नहीं फील करेगी, जैसे आज हम लोग अपनी सोसाइटी में सोचते हैं, ठीक है, तब तक कोई भी इंडिपेंडेंस या फिर कोई भी रिपब्लिक, कोई भी डेमोक्रेसी कहीं नहीं आ सकती। और यही है सच्चाई, ये हिडन और थोड़ा सा बिटर ट्रुथ है ये, कि विमेंसी अगर सेफ़ नहीं है तो क्या करोगे आप अपने डेमोक्रेसी का। बट एनीवे, डेमोक्रेसी अलग चीज़ है और ये विमेन की सेफ्टी अलग चीज़ है, इसको मर्ज मत कर देना एक साथ में। तो वहाँ पे फीमेल फिगर का इम्पोर्टेंस था एट दैट टाइम, इन्होंने इम्पोर्टेंस समझा फीमेल फिगर का, तो इसीलिए इन्होंने क्या नाम है इनका, फ्रेडरिक सोरू, इन्होंने लिबर्टी को फीमेल फिगर की तरह ही डिनोट करा। और ये कह रहे हैं कि जब सभी को आज़ादी मिल जाएगी तो उस टाइम पे, जो ये मैंने बताया ना कि एक हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन है, तो जितने भी राइट्स वगैरह लिखे गए हैं उस चार्टर में, जितने भी लिस्ट बनाए गए हैं राइट्स वगैरह के, वो उसके खिलाफ कोई नहीं जाएगा। एक तो टाइम ऐसा आएगा जब ये मोनार्क सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा, जब सारे के सारे अपने फ्लैग को लहराने की ताकत रखेंगे, अपने फ्लैग को रखने की ताकत रखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एट दैट टाइम कोई एक ऐसी क्लास थी जिसको फ्लैग भी रखना अलाउ नहीं था, ठीक है। आपने शायद पिछला वाला मेरा क्लास देखा होगा, मे बी इन क्लास 9 का, तो मैंने उसमें सारी बातें बता रखी हैं, ठीक है। और उसके बाद ये कहते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब लोग अपने फ्लैग और कॉस्ट्यूम से जाने जाएंगे। मतलब वो है ना कि अभी इंडिया का फ्लैग क्या है, जो भी है, मतलब व्हील है, आप उसको देख के पहचान जाओगे ना कि व्हील है, ये सैफरन है, फिर ग्रीन है, अगेन ये जितने भी कलर्स हैं आप देख के पहचान जाओगे ना, सैफरन, ग्रीन, अगेन वाइट और ब्लू कलर का वो चक्र, तो ऐसे देख के पहचान जाओगे। वैसे ही अमेरिका का कुछ और होता होगा, पाकिस्तान का क्या है, हरा झंडा, मतलब ऑब्वियसली मून है, स्टार्स हैं, तो ऐसे देख के पहचान जाओगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जितने भी लोग आ रहे हैं इनको आइडेंटिफाई लोग कैसे करेंगे, इनके कॉस्ट्यूम से करेंगे, ना कि इनके फ्लैग से करेंगे। और ये कह रहे हैं कि लीडिंग द प्रोसेशन, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, इनके आगे जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है और जो स्विट्ज़रलैंड है वो आगे निकल चुके हैं। मतलब इस टाइम तक जो यूएसए है और जो स्विट्ज़रलैंड है वो एक नेशन स्टेट बन चुका था। तो वो ये शो कर रहे हैं कि ये जो आगे है ना, ये आगे भी बहुत सारे से लोग हैं, ये जो जा रहे हैं, पास कर रहे हैं, तो ये यूएसए और जो स्विट्ज़रलैंड है वो ऑलरेडी नेशन स्टेट बन गए हैं, तो वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस करके वो आगे चले गए हैं। अभी जो फ्रांस है, जो जर्मनी है और जो बाकी के जो अदर कंट्रीज़ हैं, अभी वो पीछे ही हैं, ठीक है। अच्छा, जर्मनी की बात करो, जर्मनी उस टाइम पे कोई कंट्री वंट्री नहीं था। जर्मनी ने ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग लिया हुआ था। इंटरेस्टिंगली मैं बताऊँ, जो सौरुख ने जो ये इमेज क्रिएट करी है, तो जर्मन पीपल उस टाइम पे अभी एक यूनाइटेड नेशन में नहीं आए थे। ऐसा नहीं था कि जर्मनी कोई कंट्री थी ही नहीं, बट हाँ, एट दैट टाइम जो जर्मन पीपल थे वो एक कंबाइन नहीं थे, वो एक ना वो यूनाइटेड नेशन में नहीं थे, ठीक है। तो जो फ्लैग उन्होंने लिया है ना, वो एक्सप्रेशन है, मतलब उनके पास एक होप है कि हाँ ठीक है, कभी तो कभी एक ऐसा दिन आएगा, एक ऑप्टिमिस्टिक वे के साथ में वो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, कि कभी ना कभी एक ऐसा दिन आएगा जब हम लोग भी एक नेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। बात करूँ अगर मैं जर्मनी की, तो जस्ट अ मिनट, हाँ, बात करूँ अगर मैं जर्मनी की, तो जर्मनी में जो उस टाइम पे लोग रहते थे वो बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ के रहते थे, लाइक रशिया, हंगरी, आयरलैंड, इंग्लैंड, पोलैंड, लोम्बार्डी, ठीक है, देन अगेन ऑस्ट्रिया, इन सब के जो लोग मिला करके ना वो जर्मनी में रहते थे और इनको जर्मन पीपल्स कहा जाता था। तो जर्मनी ऐसा नहीं था कि कभी कंट्री था ही नहीं, ऑफकोर्स कंट्री है तो नाम तो होगा जर्मनी, बट वो यूनाइटेड वे में नहीं था, एक यूनाइटेड नेशन नहीं था, वो अलग अलग कंट्रीज़ के वहाँ पे लोग रह रहे थे, ठीक है। और अगर बात करें, बस ये था उस पेंटिंग के बारे में। और अगर बात करें इस चैप्टर में क्या देखना है, तो ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी के आसपास जो टाइम था, मतलब 19th सेंचुरी के जो वाला जो टाइम पीरियड है, वहाँ पे नेशनलिज्म एक फोर्स की तरह इमर्ज हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से एक पॉलिटिकल और मेंटल जो चेंज होता है यूरोप में या फिर पूरे वर्ल्ड में आप कह सकते हो, वो आया है। तो हमें वो देखना है कि उसका प्रोसेस क्या रहा है। ऑफकोर्स हम लोगों ने क्लास 9th में देखा है, बट वो हम लोगों ने पर्टिकुलरली फ्रेंच रेवोल्यूशन देखा था। यहाँ पे हम पूरे यूरोप की बात करेंगे और इसके रिजल्ट के एंड में जो नेशन स्टेट है वो बन जाएंगी। और नेशन स्टेट पहले क्या था कि मल्टी नेशनल डायनेस्टी वगैरह हुआ करती थी, जितने भी एम्पायर्स थे वो मल्टी नेशनल हुआ करते थे। मतलब कहीं पे कोई राज कर रहा है, कहीं पे कोई राज कर रहा है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस है ही नहीं, जो मोनार्क है बस वो था एट दैट टाइम। तो अभी वो नहीं है, एक नेशन स्टेट बन जाएगा। और इस टाइम तक जो लोग हैं वो अपने आप को एक कॉमन पीपल के तौर पे देखेंगे। मतलब वो ऐसे नहीं देखेंगे जैसे अभी हमारा इंडिया है, लोग क्या बोलते हैं, हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, कोई बहुत कम लोग होंगे जो ये बोलता होगा कि नहीं हम इंडियन हैं, ठीक है। तो एक कोई ऐसा टाइम आएगा, मतलब इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हाँ,
19 सेंचुरी में ऐसा हो रखा था और किस वजह से क्या क्या प्रोसेस रहे थे, नेशनलिज्म के आने में कितने से स्ट्रगल्स करने पड़े, नेपोलियन वगैरह सबके बारे में इस चैप्टर में देखेंगे। और इस टाइम तक लोगों ने क्या करा, एट दैट टाइम कोई अपने आप को, जितने भी सिटीजन्स थे, जितने भी रूलर्स थे, जो कोई भी थे, उनमें ना एक सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी आ गई थी, मतलब सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी आ गई थी कि ठीक है कोई बात नहीं, हम अमीर है गरीब है कोई दिक्कत नहीं, हम हैं तो यूरोपियन ही हैं, हम हैं तो इंडियन है, हम हैं तो, अब कोई पाकिस्तान का हो तो पाकिस्तान को बोलेगा, वॉट एवर, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम तो नहीं थी, खैर ये तो सोल्यूशन था। तो इस टाइम पीरियड तक आते आते स्ट्रगल वगैरह के बाद में जो ये सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी होती है, जो सभी में होनी चाहिए, जिसकी आज कमी होती है, हमारे इंडियंस में भी बहुत जगह पे कमी है, रेडिकल हो रखे हैं सारे के सारे, ठीक है। तो इस वाले चैप्टर में हम इसी प्रोसेस के बारे में देखेंगे कि नेशन स्टेट कैसे बना, कैसे नेशनलिज्म 19th सेंचुरी में यूरोप में कैसे एंट्री लेता है। बात करें व्हाट इज़ नेशन के बारे में, देखो एक मिनट, हाँ, अगर नेशन के बारे में बात करें तो एक बॉक्स में दे रखा है, छोटा सा बॉक्स है, मैं आपको उसका मीनिंग समझा देती हूँ। बॉक्स को मैंने यहाँ पे ऐड नहीं करा है जस्ट बिकॉज कि वो इंपॉर्टेंट है नहीं, तो मैं यहाँ पे मीनिंग समझा देती हूँ। तो एक प्रोफेसर थे जिन्होंने, फ्रेंच प्रोफेसर तो नहीं थे, फ्रेंच फिलोसफर थे, अर्नस्ट रेनन नाम था उनका, ठीक है। 1823 से लेकर के 1892 तक ये फिलोसफर रहे हैं। देन अगेन इन्होंने एक अपना ऐसे लिखा था, उसको इन्होंने पब्लिश करा था, जिसका इन्होंने फ्रेंच में पता नहीं क्या नाम दिया था, अब मेरे को फ्रेंच तो नहीं आता ना, तो अब उसका इंग्लिश में नाम था व्हाट इज़ अ नेशन, कि नेशन क्या होता है, नेशन लोगों के अकॉर्डिंग नेशन क्या होना चाहिए। आज भी नेशन क्या होता है, बहुत लोग, जितने भी लोग होते हैं, सभी के अकॉर्डिंग सबकी थिंकिंग अलग होती है। तो कोई बोलता है कि हम हिंदू हैं तो ये हमारा नेशन है, कोई बोलता है मुस्लिम है तो हमारा ये नेशन है। अब नेशन तो एक होता है ना, नेशन कभी भी लैंग्वेज के, रेस के, रिलीजन के, टेरिटरी के बेसिस पे हो ही नहीं सकता है कि ये मेरा है तो ये नेशन हमारा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोग को ये लगता है कि जो नेशन है वो लैंग्वेज, रेस, रिलीजन, टेरिटरी के बेसिस पे होता है, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। जबकि नेशन, जब एक नेशन बनता है ना, तो वो क्या होता है, जो पास्ट में जितने भी सारे सैक्रिफाइस हमारे फोर फादर्स ने दिए, हमारे एट दैट टाइम जितने भी लीडर्स, अभी हम इंडिया की बात करें तो हमें कितनी मुश्किल से आज़ादी मिली है। तो एक नेशन क्या है, ऑफ कोर्स इंडिया, हम इंडियन हैं, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि हम हिंदू हैं तो हमारी यही नेशनैलिटी है, नहीं, हम इंडियन हैं। तो जितने भी सैक्रिफाइसेस दिए हैं हमारे एट दैट टाइम के लीडर्स ने, जितने भी वॉर्स वगैरह हुए हैं, जो ग्रेट मैन की जितनी भी ये ग्लोरीज होती हैं ना, इन सब के बाद एक आइडिया निकल के आता है, वो होता है नेशनलिज्म। क्योंकि आप हर चैप्टर में पढ़ोगे, जब तक किसी ने स्ट्रगल नहीं किया है, तब तक, जब तक किसी ने स्ट्रगल, छोड़ो, किसी ने कॉलोनियल रूल के इम्पैक्ट को गंदे तरीके से झेला नहीं है, तब तक लोगों के दिमाग में ये आइडिया आया नहीं है कि नेशन स्टेट क्या होता है या फिर नेशनलिज्म क्या होता है। उससे पहले इंडिया में भी, मैं आपको थर्ड वाले चैप्टर में है, मैं करवाऊंगी, इंडिया के बारे में भी आपको यही देखने को मिलेगा कि एट दैट टाइम भी लोगों ने कि हाँ ठीक है हमारा ये है, तो हम पीजेंट्स हैं, तो हम बस अपने हित के बारे में सोचेंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कलेक्टिव आइडेंटिटी होती है जो पास्ट के सैक्रिफाइसेस से मिलकर बनी होती है। आगे जब बढ़ते हम लोग जाते हैं, आते हैं, तो एक नेशनल आइडिया आता है नेशनलिज्म का, जो कॉमन ग्लोरीज रही होती है हमारे पास्ट में, वो हमारे प्रेजेंट तक आती हैं, ठीक है। हमारे सारे सैक्रिफाइसेस को मिला के लोगों में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी वाली फीलिंग आती है, वो होता है हमारा नेशन स्टेट। नेशन जो हमारा होता है वो कभी भी लैंग्वेज, रेस, रिलीजन, टेरिटरी पे बेस्ड नहीं होता है, ठीक है। बात करेंगे द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो नेशनलिज्म का पहला क्लियर एक्सप्रेशन कब आया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, क्योंकि वहीं से आपका ये आइडिया आया ना, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, जो कि हाँ पूरे दुनिया भर में वहीं से ये आइडिया आया है, जो कि आज पूरी दुनिया भर में फेमस है, ठीक है। अगर आपको पता होगा तो फ्रांस हुआ करता था ना, वो एक फुल फ्लेज्ड टेरिटोरियल स्टेट हुआ करता था अंडर द रूल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्क। मैंने बता रखा है आप लोगों को, अगर आप लोगों ने क्लास 9th वाली वीडियो नहीं देखी है तो मेरी कोई गलती नहीं है, मैं फिर से रिकमेंड कर रही हूँ। बहुत शॉर्ट वीडियोज़ हैं, अगर 1.5x की स्पीड से भी देखोगे ना तो 10 मिनट में हो जाएंगी यार वीडियो, तो वो देख के और फिर इसको देखना, ठीक है। तो जो ये फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन है नेशनलिज्म का, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ में ही आया था 1789 में। फिर अगर आपको पता हो तो जो फ्रांस था वहाँ पे मोनार्क वाला जो सिस्टम था वो चलता था। जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के, उसके वजह से जो पावर थी वो मोनार्की से सीधे सॉवरेनिटी की तक गई है। मतलब पहले तो मोनार्क था ना, पहले उसका जो मर्जी आता था वो करता था, उसके बाद जितने भी बहुत सारे से पॉलिटिकल चेंजेस हुए, बहुत सारे से कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए, पता नहीं कितने बार उनका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, ठीक है। तो इन सारे को करते करते बाद में, बहुत बाद में जा करके
जो मोनार्क का जो पावर है वो सॉवरेन हो रखा है, मतलब मोनार्क का पावर सॉवरेन नहीं हो रखा है, पावर ही ट्रांसफ़र हो गया, तो फिर वहाँ पे सॉवरेनिटी आई। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ो ना, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज थे उन्होंने कुछ मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस को इंट्रोड्यूस करे थे, जो कि एक कलेक्टिव, मैंने बताया ना, कलेक्टिव आइडेंटिटी जो क्रिएट करता था, उसके लिए इन लोगों ने बहुत सारे ऐसे मेजर्स इंट्रोड्यूस करे थे, जैसे कि इधर देखो, ला पार्टी ले सिटोरियन, इसका मतलब होता है, ला पार्टी का मतलब होता है द फादरलैंड, ले सिटोरियन का मतलब होता है द सिटीजन्स। क्योंकि एट दैट टाइम फ्रांस में भी मैंने क्लास 9th में बताया था कि ये नोबिलिटी, क्लर्की वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा था, चर्च के इन्फ्लुएंस में था सारा सब कुछ। तो उस टाइम पे जो कुछ लोग थे, जो कुछ एडुकेटेड जो मिडिल क्लास थी, उन्होंने कुछ मेजर्स लिए थे जिससे कि लोगों में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी वाली फीलिंग आए। उसी में से कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे दे रही हूँ। ला पैट्री और ले सिटोरियन का आइडिया वहीं से आया था, और ये इसीलिए जनरेट करा गया था, ये मेजर इसीलिए लिया गया था ताकि जो लोग हैं ना वो अपने आप को ये ना समझे कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं या फिर हम बहुत अमीर हैं। आप जो कोई भी हो, आप इसी धरती पे रहते हो, आप हमारे ही सिटीजन हो, बस यही आपकी एक आइडेंटिटी है। ठीक है, फिर जब ये मतलब जब ये वाले मेजर्स लिए गए, उसके बाद में इक्वल राइट्स मिले। देन अगेन, मतलब मैं प्रोसेस बता रही हूँ कि क्या क्या हुआ। एक जो कलेक्टिव आइडेंटिटी होता है ना, वो उसमें बहुत ही ज़्यादा पावर होता है, उसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा होती है। देखो यहाँ पे आया तो उसके बाद में कुछ इक्वल राइट्स मिले थे अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। फिर जो न्यू फ्रेंच फ्लैग जो ट्राई कलर था वो चूज़ करा गया था एक रॉयल स्टैंडर्ड का। उसके बाद में इलेक्शन हुए थे ई स्टेट जनरल के, मैंने आपको बता रखा था क्लास 9th में। ठीक है, उसके बाद जो वहाँ की असेंबली थी उसको रीनेम करा गया, मतलब उसको नेम उसका चेंज करके उसको नेशनल असेंबली कर दिया गया। नए नए हाइम्स कंपोज हुए, ओथ्स जितने भी थे, ओथ्स मीन्स लाइक प्रतिज्ञा, ये सब, तो वो लिया गया। ठीक है, जितने भी लोग शहीद हुए थे वहाँ पे उनको याद करा गया, और उसके बाद में यहाँ पे एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी आई थी। एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया गया, जबकि पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यूनिफॉर्म लॉज लेकर के आए गए सारे सिटीजन्स के लिए, जो भी उस टेरिटरी में रह रहे हैं वो। इंटरनल जो कस्टम ड्यूटीज़ होती हैं, जो ड्यूज़ होते हैं एट दैट टाइम के, जितने भी टैक्सेस वैक्सेस, जितने भी रेंट वगैरह बाकी रह गए थे, उन सबको अबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, कोई बात नहीं है, जितने भी वेड एंड मेजर्स थे उनको अडॉप्ट करा गया, मतलब यूनिफॉर्म सिस्टम था वहाँ पे, एक यूनिफॉर्मिटी आ गई। ठीक है, रीजनल जो डायलेक्ट्स थे वो डिस्करेज करे गए, और जो और बोला गया कि आप लोग फ्रांस में रहते हो तो आप लोग फ्रेंच बोलो। ठीक है, और वही एक कॉमन लैंग्वेज बन गया वहाँ का। ठीक है, जो पेरिस वेरिस वाला जो एरिया है वहाँ पे फ्रेंच एक कॉमन लैंग्वेज बन गया। और बाद में आप देखोगे जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने बाद में ये डिक्लेयर करा है कि उनका तो मिशन ही यही था कि फ्रेंच नेशन को लिबरेट कराना, जो वहाँ के जो पीपल थे यूरोप के, उनको मोनार्क सिस्टम से बाहर लेकर के आना। ये क्लेम करते हैं, मतलब इतना स्ट्रगल के बाद कोई ये क्लेम करे तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, इन लोगों ने करके भी दिखाया। सो जो रेवोल्यूशनरीज हैं उस टाइम के, वो ये डिक्लेयर करते हैं कि उनका यही मिशन था कि फ्रेंच को एक नेशन बनाना ही उनका मिशन था, और जो लोग हैं यूरोप में, जितने भी ये डेस्पोटिज्म के अंडर में आ गए, उनको वहाँ से बाहर निकालना था और यूरोप को एक कॉमन नेशन बनाना था। ठीक है, सो अभी इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। मैं सारे वीडियोस 20 मिनट्स के ही बनाऊंगी, और हाँ, ये क्लास 10 तक ही है, जो ये 6-7 वीडियोस आएंगे, उसके बाद से 2-3 वीडियोस में सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। तो प्लेलिस्ट को देख के ये ना सोचा करो कि पता नहीं है क्या ही आ गया, ये कब खत्म होगा कब नहीं खत्म होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये वर्ल्ड हिस्ट्री है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एंड देन अगेन ये थोड़ा सा बोरिंग भी लगता है, कोई लॉन्ग वीडियोज़ देखता भी नहीं है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे इसको शॉर्ट शॉर्ट क्लिप्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, सो आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एज़ यूजुअल, कि जो भी एस्पिरेंट सीरियस होकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारे वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। नो मैटर व्हाट, आप कब से प्रिपेयर कर रहे हो कब से नहीं, बट हाँ, आप एक बार सर को व्हाट्सएप कर लो। यहाँ पे कोई ग्रुप्स वगैरह नहीं बने हुए, बस टीचर्स दिखाई दे रहे हैं इतने, बट हाँ, बात सर पर्सनली खुद करते हैं, और सर की पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड कराई जाती है यहाँ पे, और हम लोग कोई बात नहीं करते, सर खुद बात करते हैं। आप सर के इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, सर को मेल भी कर सकते हो, बट बेटर होगा कि आप सर को व्हाट्सएप कर लो। ठीक है, सो इसके 5 और 6 पार्ट्स और आएंगे, उसके बाद ही ये चैप्टर ख़त्म हो पाएगा। So thank you very much. Have a great day ahead, guys.